कराई जादुई खिलौनों की बारिश। ताऊ जी, मुझे डॉल वाला एक गुल्लक देना। ये लो बेटी। ताऊ जी, कितने पैसे हुए? 20 रुपया बिटिया। ताऊ जी, पर मेरे पास तो सिर्फ 10 ही रुपए हैं। कोई बात नहीं बेटी, तुम्हें ये पसंद है ना, तो तुम इसे 10 रुपए में ही ले लो। आखिर तुम मेरी बेटी जैसी हो। अरे भाई साहब, आपकी वजह से गांव के सभी बच्चे तरह तरह के मिट्टी के नए नए खिलौने से खेल पा रहे हैं, वरना हम गरीबों के बच्चों के नसीब में ये सब कहाँ। अरे शांति बहन, ये गांव मेरे परिवार की तरह है। मैं भी इसी गांव में पला बड़ा हूँ और मुझे अच्छे से पता है गरीबी क्या होती है, और मैं नहीं चाहता कि गांव का कोई भी बच्चा मेरी तरह अपने बचपने को खो दे। इसलिए मैं अपने इस कला कीर्ति के हुनर से नए जमाने के नई नई चीजें बनाने की कोशिश में लगा रहता हूँ। भोला राम बहुत ही नेक दिल इंसान था। उसकी ईमानदारी ही उसकी पहचान थी। भोला राम की एक बेटी थी जिसका नाम गौरी था। गौरी जब बहुत छोटी थी तभी उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई। तब से भोला राम और गौरी की बूढ़ी दादी बिमला ने ही उसका पालन पोषण किया। भोला राम अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, इसी वजह से उसने अपनी दूसरी शादी नहीं की। भोला राम मिट्टी के खिलौने बनाया करता था और गांव के गरीब बच्चों को वो बहुत ही कम कीमत में खिलौने दे दिया करता था और उसी से उसके घर का गुजारा किसी तरह से हो पा रहा था। पापा, ये देखो, मैं अपने पूरे स्कूल में फर्स्ट आई हूँ। ये तो बहुत खुशी की बात है। बहुत बढ़िया बेटी। अरे बस, अब ज्यादा हंसी ठिठोली करने की जरूरत नहीं है। बहुत कर लिया पढ़ाई लिखाई। मैं तो कहती हूँ जल्दी से कोई रिश्ता देखकर अब इसके हाथ पीले कर दो। दादी, आप फिर शुरू हो गई। अरे पापा, अब आप ही दादी को समझाओ ना कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। प्लीज पापा। माँ, ये आप क्या कह रही हो? आखिर गौरी की उम्र ही क्या है? माँ, जमाना बदल चुका है। जमाना बदला है, लेकिन हम नहीं। जो भी मैं कह रही हूँ इसके भले के लिए ही कह रही हूँ। समय से बेटी अपने घर चली जाए, इसी में माँ बाप की भलाई है। आखिर मुझे भी तो ऊपर जाकर इसके माँ को जवाब देना है। बस एक बार मेरे जीते जी इसके हाथ पीले हो जाए, फिर मैं सुकून से मर सकूंगी। अरे दादी, आप इतनी जल्दी मरने वाली नहीं हो, बेफिक्र रहो। और आपकी पोती है ना, आपकी पोती आपको कुछ भी नहीं होने देगी, क्योंकि मैं जल्दी ही शहर जाकर मेडिकल की तैयारी करने वाली हूँ। क्यों पापा? हाँ, क्यों नहीं बेटी। अगर मेरी बेटी की यही ख्वाहिश है तो एक दिन वो डॉक्टर जरूर बनेगी। उसके बाद भोला राम जैसे तैसे करके पैसे जुटाता है और वो अपनी बेटी को शहर के एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवा देता है। गौरी बहुत ही समझदार थी। वो अपने घर की स्थिति को भली भांति जानती थी, इसलिए वो मन लगाकर पढ़ाई करती है। लेकिन शहर की कुछ लड़कियां गौरी को देखकर उसका खूब मजाक उड़ाया करती है। अरे अंजलि, तुमने सुना? कल हमारे कॉलेज में चीफ गेस्ट के रूप में न्यूरो सर्जन डॉक्टर अशोक भाटिया और उनकी पत्नी डॉक्टर पल्लवी भाटिया आ रही है। अरे हाँ, और तुम्हें पता है वो भी इसी कॉलेज से पढ़कर डॉक्टर बने हैं। और कल हमारे कॉलेज में बहुत बड़ा सेलिब्रेशन भी होने वाला है और साथ ही हमारे कॉलेज के टॉप 3 स्टूडेंट को MBBS की पढ़ाई का सारा खर्चा भी हमें इस कॉलेज से मिलने वाला है। और देखना, इन टॉप 3 स्टूडेंट में एक नाम मेरा तो जरूर होगा, क्योंकि मेरे पापा इस कॉलेज में हर साल अपनी कमाई का 30% डोनेट करते हैं और मेरे पापा इस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं। ये सब सुनकर गौरी कहती है, डॉक्टर पैसों से नहीं बल्कि मेहनत से बना जाता है ज्योति, इसलिए मेरी मानो तो अभी भी वक्त है। पढ़ाई पर ध्यान दो। पैसों से डिग्रियां तो मिल सकती है, लेकिन लोगों का इलाज करने के लिए नॉलेज नहीं। ओह शट अप, अब तुझ जैसी गरीब भिखारन मुझे समझाएगी? ओह कम ऑन, तुम जैसी फटीचर को इस कॉलेज में जगह मिल गई है, उसे ही अपनी गनीमत समझ। और हाँ, इस कॉलेज में बहुत सारे गेस्ट आने वाले हैं, तो प्लीज थोड़े ढंग के कपड़े पहन कर रही हो, और अगर कपड़े ना हो तो मुझे बता दियो, मैं तुझे अपने पुराने कपड़े भीख में दे दूंगी। लेकिन हाँ, ये फटी हुई सूट समीज पहनकर मत आ जाइयो हमारे कॉलेज की धज्जियां उड़ाने, समझे? ये सुनकर सभी हंसने लगते हैं। तभी वहाँ उसके ही बैच में पढ़ने वाला मयंक नाम का लड़का वहाँ आता है
अरे यार, तुम यहाँ पर हो और मैं तुम्हें पूरे कॉलेज में छांद मारा। अगले हफ्ते एग्जाम होने वाला है, भूल गई या याद भी है? चलो अब। और हाँ, मुझे तुम्हारे नोट्स चाहिए। उसके बाद गौरी मयंक चली जाती है। ये गरीब लोग होते तो बड़े चालाक हैं। कैसे इस स्कूल के सबसे होनहार और हैंडसम लड़के को अपने आगे पीछे घुमा रही है, और एक हम हैं जो कब से ट्राई कर रहे हैं, लेकिन मयंक हम में से किसी को भी भाव नहीं देता। तुम्हें पता है, मयंक के पापा बहुत ही अमीर आदमी हैं। ये सुनकर ज्योति और भी ज्यादा जल भुन जाती है और वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। इधर गांव में जहाँ भोलाराम अपनी दुकान लगाता था, वहाँ चाइनीज खिलौने का एक बहुत बड़ा दुकान खुल जाता है, जिस वजह से भोलाराम का काम बिल्कुल ही कम हो जाता है, क्योंकि चाइनीज खिलौने के आगे उसके मिट्टी के खिलौने अब कोई भी बच्चा नहीं खरीदना चाहता था। एक दिन ज्योति अपने पापा के साथ अपने दुकान पर जाती है। ये देखो ज्योति बेटा, ये है हमारे नए खिलौने की दुकान। बहुत ही अच्छा चल रहा है, क्योंकि इस गांव में एक भी चाइनीज खिलौने की दुकान नहीं है। तभी ज्योति की नजर गौरी के पिताजी पर जाती है। अरे, ये तो उस भिखारिन गौरी का बाप है। ये यहाँ पर क्या कर रहा है? पापा, ये आदमी कौन है और यहाँ क्या कर रहा है? अरे बेटा, ये मिट्टी के खिलौने वाला है और ये अपनी छोटी सी दुकान चलाता है। पापा, ये हमारी दुकान के आगे काम करता हुआ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। चलिए इसे यहाँ से अभी हटाते हैं, ताकि हमारी दुकान पर और भी कस्टमर आ सके। अरे वाह बेटी, ये तो मैंने सोचा भी नहीं। चलो इसे अभी यहाँ से भगाते हैं। और फिर इस तरह ज्योति और उसके पापा मिलकर भोलाराम की छोटी सी दुकान को तोड़ देते हैं, जिससे उसके सारे मिट्टी के खिलौने टूट जाते हैं और वे लोग उन्हें सख्ती से वहाँ से भगा देते हैं। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? अगले हफ्ते गौरी का एग्जाम है और मैं उसके एग्जाम का फीस कहाँ से भरूंगा और अपनी बेटी का सपना कैसे पूरा करूंगा? भोलाराम यही सब सोचता हुआ घर आता है और देखता है कि घर में उसकी बूढ़ी माँ बहुत ज्यादा बीमार है। भोलाराम जल्दी से अपनी माँ को लेकर हॉस्पिटल में एडमिट कराता है। देखिए, इनके हार्ट में एक हॉल है, हमें जल्दी ही इनकी सर्जरी करनी पड़ेगी। आप जल्दी से इलाज के लिए 2 लाख रुपए जमा करा दीजिए, वरना इनको बचाना पॉसिबल नहीं है। डॉक्टर साहिबा, आप कुछ भी करके मेरी माँ को बचा लीजिए। मैं पैसों का इंतजाम करता हूँ। मैं कुछ भी करूँगा, लेकिन अपनी माँ को मैं कुछ नहीं होने दूंगा। ये बोलकर भोलाराम अपने घर के आंगन में आकर बैठ जाता है। मैं हार गया गौरी की माँ, आज मैं हार गया। मेरी माँ हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से लड़ रही है और अपनी बेटी वहाँ अपने आँखों में डॉक्टर बनने का ख्वाब लिए पढ़ाई कर रही है, लेकिन मैं लाचार बाप कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। अगर गौरी की फीस नहीं भरी तो उसे एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा, और अगर हॉस्पिटल की फीस नहीं भरी तो माँ जिंदगी के इम्तिहान में फेल हो जाएगी। भोलाराम ये सब बोलकर रो रहा था। तभी वहाँ एक परी आती है। भोलाराम, भोलाराम, दुखी मत हो भोलाराम। आप कौन है देवी? मैं परी हूँ। आपके बहुत उपकार है हम पर। आपने एक बार हमारी रानी परी को नदी में डूबने से बचाया था, इसलिए आज मैं यहाँ आपकी मदद करने के लिए आई हूँ। इतना बोलकर परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है। परी की जादुई छड़ी घुमाते ही वहाँ पर खूब सारे खिलौने की बारिश होने लगती है। ये जादुई खिलौने की बारिश है, इनमें से आप कोई भी एक खिलौना ले लो। आप इस जादुई खिलौने से जो भी कुछ मांगोगे आपको वो सब मिल जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी जी। आज तक मैं बच्चों के लिए खिलौने बनाता आया हूँ और आज आपने मुझे यह जादुई खिलौना देकर मेरी जिंदगी की नैया को डूबने से बचा लिया। उसके बाद भोलाराम उस जादुई खिलौने से 2 लाख रुपए मांगता है। आज मेरी बेटी के एग्जाम का लास्ट डेट है, लेकिन बिटिया से ज्यादा माँ की जान बचानी जरूरी है। भगवान, सब मैं आपके हाथों में छोड़ता हूँ। इतना बोलकर भोलाराम पैसे लेकर हॉस्पिटल में वो पैसे जमा करा देता है। अब 2 दिन वेट करिए। 2 दिन बाद स्पेशल डॉक्टर गौरी इस पेशेंट का इलाज करेगी, जिन्होंने 3रे रैंक पर MBBS क्लियर किया है। ये सुनकर भोलाराम को एक पल के लिए तो लगता है कि काश ये डॉक्टर मेरी बेटी होती, लेकिन वो जानता था कि उसने फीस नहीं भरी है तो उसकी बेटी को एग्जाम में बैठने को नहीं मिला होगा और उसका ये पूरा साल खराब हो गया। लेकिन 2 दिन बाद जब डॉक्टर गौरी पेशेंट का इलाज करती है और कुछ दिन के बाद जब उसकी दादी पूरी तरीके से ठीक हो जाती है तो गौरी कहती है, कैसी तबीयत है दादी?
कहा था ना मैंने, आपको मरने नहीं दूंगी। मेरी पोती, मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे बेटी। तेरी वजह से आज मुझे नया जीवन मिला है। और जब गौरी बाहर आकर अपने पिताजी से मिलती है तो गौरी को डॉक्टर के कपड़ों में देखकर भोलाराम के तो आंसू ही नहीं रुकते। बस बस पिताजी, अब हमारे रोने के दिन खत्म हुए। पर बेटी तुम डॉक्टर, अभी तो तुम्हारा एग्जाम था ना। पिताजी, मेरी काबिलियत और मेहनत मुझे यहाँ लेकर आई है। उस दिन कॉलेज में सेलिब्रेशन था और टेंट वालों की लापरवाही की वजह से डॉक्टर भाटिया के सर पर सरिया आकर लग गया, जिसे देखकर सभी बहुत घबरा गए। लेकिन मेरी सूझबूझ और मेरी इलाज की वजह से मैंने उन्हें बचा लिया, जिस वजह से मुझे ये डॉक्टर की वर्दी भी मिली और साथ ही बहुत सारा प्यार और सम्मान भी मिला। इस तरह गौरी ने अपनी काबिलियत के दम पर अपना मुकाम हासिल किया और फिर जादुई खिलौने से पैसे मांगकर अपने गांव में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनवाकर वो गरीब और बेसहारा लोगों का फ्री में इलाज करने लगी। और जादुई खिलौने की मदद से वे लोग अपना खुशहाल तरीके से जिंदगी गुजारने लगते हैं। कुआं का जादुई लाल लिपस्टिक और गाउन। एक गांव में रश्मि और काजल नाम की दो जुड़वा बहनें रहती थी। दिखने में तो दोनों एक जैसी थी, लेकिन रश्मि का रंग काला था और वहीं काजल दिखने में बहुत सुंदर थी। वो सारा दिन आईने के सामने बैठकर मेकअप करते रहती थी। उसे अपनी सुंदरता का बहुत घमंड था। वहीं दूसरी तरफ रश्मि सादा सरल तरीके से रहती थी। काजल अपनी बहन रश्मि को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और हमेशा उसके साथ बुरा बर्ताव और उसके काले रंग को लेकर मजाक उड़ाया करती थी। लेकिन उनके माता पिता दोनों बेटियों को एक समान प्यार करते थे। दोनों बहनें एक साथ ही एक ही स्कूल में पढ़ने जाया करती थी। काजल को रश्मि के साथ स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तभी एक दिन रश्मि अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई थी और वो लंच टाइम में अपनी बहन काजल के पास जाती है और काजल से बोलती है, काजल, आज मैं अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। आज अपना लंच मेरे साथ शेयर करो ना। नहीं, मैं तुझ जैसी काली कलूटी के साथ अपना लंच बॉक्स शेयर नहीं करूंगी। इतने में काजल की सहेली राधा बोलती है, काजल, ये तुम्हारी ही बहन है ना? देखो तो जरा, एक व्हाइट है और एक ब्लैक। ये सुनकर वहाँ खड़ी सभी लड़कियाँ जोर जोर से हंसने लगती है। सभी लड़कियों को हंसता देख काजल रश्मि पर चिल्लाते हुए बोलती है, काली कलूटी बंदरिया कहीं की, मैंने तुझे कितनी बार मना किया है कि मेरे सामने मत आया कर। चली जा मेरे सामने से। अब यहाँ खड़ी होकर मेरी और बेइज्जती करवाएगी क्या? रश्मि दुखी होकर वहाँ से अपने क्लास में वापस लौट जाती है। स्कूल की छुट्टी होने पर दोनों बहन एक साथ घर लौटती हैं और घर लौटते ही काजल अपनी माँ पूनम से बोलती है, मॉम, इस काली कलूटी बंदरिया को मेरे साथ स्कूल मत भेजा करो। इसकी वजह से मेरी सारी सहेलियाँ मेरा मजाक उड़ाती है। आप इस काली बंदरिया का एडमिशन कहीं दूसरे स्कूल में करवा दो। काजल बेटी, ऐसा नहीं बोलती हैं। रश्मि तो तुम्हारी सगी बहन है। तुम दोनों को आपस में मिलजुल कर बड़े प्रेम से रहना चाहिए। बुरे वक्त पर तुम्हारी बहन ही काम आएगी, समझी तुम? मॉम, आप मुझे मत सिखाइए। मुझे इस काली बंदरिया की कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं दिखने में बहुत सुंदर हूँ और सुंदर लड़कियों के जीवन में कोई परेशानी नहीं आती, समझी आप? इतना कहकर काजल गुस्से में वहाँ से चली जाती है और फिर कुछ देर बाद पूनम रश्मि के कमरे में जाती है और रश्मि से बोलती है, रश्मि बेटी, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। आज शाम को हमें पड़ोस वाली आंटी की बेटी की सगाई पार्टी में जाना है। माँ, आप लोग जाइए, मैं नहीं जाऊंगी। क्यों बेटा, क्या हुआ? तुम क्यों नहीं जा सकती हो? माँ, मेरा पार्टी में जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। आप सब जाइए। नहीं बेटा, हम सब एक साथ चलेंगे पार्टी में। माँ, काजल को मेरे साथ जाना अच्छा नहीं लगता है और मेरी वजह से उसकी बेइज्जती हो जाती है। बेटी, तुम काजल की बातों को बुरा मत मानो। मेरे लिए तो तुम दोनों एक समान हो। तभी पूनम काजल को आवाज लगाती है, काजल बेटी, जरा मेरे पास आना। क्या हुआ मॉम, क्यों बुला रही हो आप मुझे? बेटा, शाम को हमें पार्टी में जाना है तो तुम दोनों बहनें एक साथ मार्केट जाओ और एक सुंदर सा गिफ्ट खरीद कर लेकर आओ। मॉम, आप मुझे पैसे दे दो, मैं अकेली ही गिफ्ट खरीद कर ले आऊंगी। इसको मेरे साथ जाने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, अगर इसको तुम्हारे साथ जाने की कोई जरूरत नहीं है
तो तुम्हें भी अकेले जाने की जरूरत नहीं है और आज से तुम्हारी पॉकेट मनी भी बंद करती हूँ। अरे मॉम, आप ये कैसी बातें कर रही हो? मॉम, आप नाराज क्यों हो रही हो? ठीक है, आप पैसे दो, हम दोनों एक साथ गिफ्ट लेने चले जाएंगे। इतना कहकर काजल मुंह बनाते हुए रश्मि के साथ बाजार जाने के लिए निकल जाती है। तभी रास्ते में काजल गुस्से में रश्मि के ऊपर चिल्लाते हुए बोलती है, मेरे साथ साथ चलने की कोई जरूरत नहीं है। अगर चलना है तो मेरे पीछे पीछे चल, समझी? अगर तू काली बंदरिया मेरे साथ चलेगी तो सब मुझ पर हंसेंगे और मुझे अपनी बेइज्जती करवाने का कोई शौक नहीं है। ठीक है, तुम आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आती हूँ। थोड़ी दूर चलने पर उसे रास्ते में एक काली बूढ़ी अम्मा दिखाई देती है। काजल को आते देखकर वो काली बूढ़ी अम्मा काजल से बोलती है, बेटी मुझे कुछ पैसे दे दो, मैंने 2-3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया। काजल उस काली बूढ़ी अम्मा को देखकर गुस्से से तिलमिलाते हुए बोलती है, ओए काली बुढ़िया, चल हट जा मेरे रास्ते से, मुझे तुझ जैसी काली कलूटी की मदद करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बेटी मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, अगर मैंने कुछ नहीं खाया तो मैं भूखे ही मर जाऊंगी। बेटी भगवान के लिए मुझ पर रहम करो। मरती है तो मर जा, मर जाएगी तो इस धरती से बोझ तो खत्म हो जाएगा। मैं तुम्हें कुछ भी खाने को नहीं देने वाली, और हाँ, मुझसे दूर रहा करो, मेरे पास आना भी मत। मुझे काले और बदसूरत लोगों से नफरत है। चल अब हट रास्ते से, मुझे जाने दे। ये कहते हुए काजल वहाँ से चली जाती है। तभी पीछे से रश्मि ये सब देख रही थी और उसे उस बूढ़ी अम्मा पर तरस आ गया। वो बूढ़ी अम्मा के पास जाती है और उसे कुछ पैसे देते हुए बोलती है, अम्मा ये लो कुछ पैसे और इससे आप कुछ खरीद कर खा लेना। बेटी तुम तो बहुत अच्छी हो, तुमने मुझ जैसी गरीब और लाचार बुढ़िया की मदद की, पर उस लड़की ने मेरे साथ बहुत बदतमीजी से बात की। अम्मा वो मेरी बहन है, अम्मा वो मेरी ही बहन है। मैं अपनी बहन की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ, लेकिन वो बहुत अच्छी लड़की है। नहीं बेटा, ये तुम्हारी भूल है, वो एक मतलबी लड़की है। उसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड है और वो केवल सुंदर लोगों को ही पसंद करती है। इतना कहकर वो काली बूढ़ी अम्मा एक सुंदर सी परी में बदल जाती है। परी को देखकर रश्मि हैरान हो जाती है। तभी परी रश्मि से बोलती है, घबराओ नहीं रश्मि, मैं एक परी हूँ और मैं अपना भेष बदलकर लोगों की परीक्षा लेती हूँ। आज तक मैंने जितने लोगों की परीक्षा ली सभी लोग मतलबी और स्वार्थी निकले, लेकिन तुम पहली ऐसी लड़की हो जो नेक और सच्चे दिल की हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। ये लो सोने के सिक्के। नहीं परी जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। रश्मि तुम सच में बहुत अच्छी हो, चलो तुम्हें मैं अपनी जादुई कुआं के पास लेकर चलती हूँ। इतना कहकर परी अपने जादू से रश्मि को जादुई कुआं के पास लेकर जाती है। उसके बाद उस कुएं में से एक जादुई लाल लिपस्टिक और एक चमचमाती हुई जादुई गाउन बाहर निकाल कर लाती है और वो परी रश्मि को जादुई लिपस्टिक और जादुई गाउन देते हुए बोलती है, रश्मि ये लो, ये लिपस्टिक और गाउन जादुई है। जैसे ही तुम इस गाउन को पहनोगी तो तुम बहुत सुंदर हो जाओगी और ये जादुई लिपस्टिक तुम्हारी हर इच्छा को पूरी करेगी। अब तुम खुशी खुशी ये जादुई गाउन और लिपस्टिक को लेकर घर लौट जाओ। रश्मि परी का धन्यवाद कर जैसे ही वो जादुई गाउन को पहनती है वैसे ही वो बहुत सुंदर दिखने लगती है। अपने आप को इतना सुंदर देख रश्मि खुशी से झूम उठती है। फिर रश्मि अपने घर की ओर जाने लगती है। चलते चलते वो बहुत थक जाती है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। चलते चलते पैरों में काफी दर्द हो रहा है। काश मेरे पास एक गाड़ी होती तो मैं उसमें बैठकर आराम से घर जाती। अब पता नहीं मैं पैदल कैसे चल पाऊंगी, घर पर माँ भी परेशान हो रही होगी। तभी रश्मि को परी की दी हुई जादुई लिपस्टिक की बात याद आती है और वो उस जादुई लिपस्टिक को अपने होठों पर लगाती है। तभी वहाँ पर अचानक से एक बड़ी गाड़ी प्रकट हो जाती है। यह देख रश्मि खुशी के मारे झूम उठती है और वो उस गाड़ी में बैठकर अपने घर जाती है। रश्मि को इतनी बड़ी गाड़ी में आते देखकर काजल और रश्मि की माँ पूनम दोनों हैरान हो जाती है और फिर जैसे ही रश्मि गाड़ी से निकलती है
तो उसकी माँ रश्मि से बोलती है, रश्मि बेटी, ये सब क्या है? तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो, और ये गाड़ी किसकी है? फिर रश्मि मुस्कुराते हुए कुआं का जादुई लिपस्टिक और गाउन के बारे में सारी बातें बताती है, जिसे सुनकर पूनम मन ही मन बहुत खुश होती है। लेकिन काजल रश्मि को देखकर और भी बुरी तरह से जलने लगती है। तभी उसकी माँ काजल से बोलती है, देख काजल, तुम्हारी बहन कितनी सुंदर हो गई है। अब तो तुम्हें अपनी बहन से कोई शिकायत नहीं है ना? हाँ हाँ ठीक है, विश्व सुंदरी लग रही हो तुम। इतना कहकर काजल मुंह बनाते हुए अपने कमरे में चली जाती है और वो अपने मन में सोचती है, ये जादुई लिपस्टिक मेरे पास होनी चाहिए। ये काली कलूटी रश्मि मेरे से ज्यादा सुंदर नहीं हो सकती। जादुई लिपस्टिक को अपने होठों पर लगाकर मैं दुनिया की सबसे सुंदर और अमीर लड़की बन जाऊंगी। फिर मुझे इन लोगों के साथ रहने की भी कोई जरूरत नहीं है। जादुई लिपस्टिक की मदद से मैं एक बहुत बड़े महल में राज करूंगी। ये सोचकर काजल चुपके से रश्मि के कमरे से जादुई लिपस्टिक को चुराकर अपने कमरे में ले आती है। अब जल्दी से मैं इस जादुई लिपस्टिक को अपने होठों पर लगा लेती हूँ, फिर मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बन जाऊंगी। ये कहते हुए काजल ने जैसे ही जादुई लिपस्टिक को अपने होठों पर लगाया, वैसे ही वो बहुत बदसूरत काली कलूटी बुढ़िया जैसी दिखने लगती है। अपने आप को आईने में देखकर काजल चिल्ला उठती है। काजल के चिल्लाने की आवाज सुनकर रश्मि और उसकी माँ पूनम दौड़ी दौड़ी उसके कमरे में आती है और काजल को देखकर उसे पहचान ही नहीं पाती है। तभी रश्मि बोलती है, अरे ये काजल के कमरे में ये बूढ़ी औरत कौन है? अरे कौन हो तुम? बिना पूछे घर के अंदर कैसे घुस आई? अरे माँ, मैं कोई और नहीं, मैं आपकी बेटी काजल हूँ। काजल? क्या तुम काजल हो? लेकिन तुम्हारी हालत ऐसे कैसे हो गई बेटी? माँ, मैं रश्मि से ज्यादा सुंदर होना चाहती थी, इसलिए मैंने रश्मि की जादुई लिपस्टिक चुराकर अपने होठों पर जैसे ही लगाई, मैं बदसूरत और बुढ़िया जैसी दिखने लगी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। प्लीज रश्मि, मुझे माफ कर दो। मैं आगे से कभी भी तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव नहीं करूँगी। अब मुझे समझ में आ गया है कि इंसान के चेहरे की सुंदरता मायने नहीं रखती, बल्कि इंसान का दिल साफ होना चाहिए। रश्मि काजल को अपनी गलती का एहसास होता देखकर रश्मि ने उस जादुई लिपस्टिक से काजल को पहले जैसा ठीक होने को कहती है। फिर कुछ ही मिनटों में जादुई लिपस्टिक की मदद से काजल पहले जैसी हो जाती है। अब काजल का व्यवहार बिल्कुल ही बदल जाता है और अब वो अपनी बहन रश्मि और माँ पूनम के साथ बड़े ही हंसी खुशी से रहने लगती है। अनोखा फ्रॉक और कंगन का जादू। अनुराधा की शादी को पूरे 5 साल हो गए, लेकिन उसे अभी तक संतान का सुख नहीं मिला। अनुराधा जब गली में बच्चों की किलकारियाँ सुनती तो अपना कलेजा पसीज कर रह जाती। हे दुर्गा मैया, आखिर तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तूने मुझे कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं दी, धन दौलत सब कुछ दिया, माँ की ममता भी दी, फिर अभी तक मेरी गोद सोनी क्यों है? माँ, मेरी झोली में भी संतान डाल दो। अनुराधा हमेशा दुर्गा मैया से एक चीज मांगा करती थी और आखिरकार भगवान ने अनुराधा की सुन ली। बहुत ही जल्द अनुराधा ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। उसने उसका नाम तन्वी रखा। तन्वी के आने से तो अनुराधा जैसे फिर से जी उठी। उसने बड़े ही प्यार से उसका पालन पोषण किया। ऐसे ही समय बीतता रहा। तन्वी अब 9 साल की हो गई थी। फिर एक दिन, माँ, मुझे पिकनिक पे जाना है। ठीक है बेटा, तेरे पापा को आने दे, फिर हम सब साथ में घूमने चलते हैं। अगले दिन पूरा परिवार पिकनिक मनाने के लिए शहर से थोड़ा दूर गए हुए थे। सभी बहुत ही ज्यादा खुश थे। तन्वी भी बहुत खुश थी। आज देखते देखते हमारी तन्वी कितनी बड़ी हो गई जी, पता ही नहीं चला। किसी की नजर ना लगे हमारी बच्ची को। नजर कैसे लग सकती है भला? आखिर तन्वी हमारी बेटी है। हम अपनी बच्ची को दुनिया की सारी खुशियाँ ला कर देंगे। अनुराधा और उसका पति दोनों एक दूसरे से तन्वी के बारे में ही बातें कर रहे थे। तन्वी भी वहीं पास ही खेल रही थी। तभी वहाँ एक प्यारा सा खरगोश आया। तन्वी उस खरगोश का पीछा करते हुए दूर जंगल में चली गई। मम्मी, पापा, कहाँ हो आप दोनों? मुझे बहुत डर लग रहा है।
तन्वी बहुत रो रही थी। तभी फुलवा नाम की एक भिखारी की नजर तन्वी पर जाती है। लगता है ये बच्ची खो गई है, फिर तो ये मेरे बहुत काम आ सकती है। बेटा, आप अपनी मम्मी पापा को ढूंढ रही हो? हाँ आंटी, मुझे मेरे मम्मी पापा के पास जाना है। चलो, मैं आपको आपके मम्मी पापा के पास छोड़ देती हूँ, मेरे साथ चलो। इस तरह बड़ी ही चालाकी से फुलवा तन्वी को अपने साथ अपनी झोपड़पट्टी में लेकर चली जाती है। तन्वी के पापा, तन्वी कहीं दिखाई नहीं दे रही है, अभी तो यही खेल रही थी। तन्वी बेटा, कहाँ हो बेटा? अभी तो यहीं पर थी। तन्वी, तन्वी बेटा कहाँ पर हो? कहाँ पर हो आप? वे दोनों तन्वी को बहुत ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें तन्वी कहीं नहीं मिलती। अंत में वे लोग थाने में रिपोर्ट लिखवा देते हैं, पर तन्वी का कहीं कोई पता नहीं चलता है। अनुराधा का तो रो रो कर बहुत ही बुरा हाल हो रहा था। मुझे कहीं से भी मेरी बेटी ला कर दो, मैं अपनी बच्ची के बिना नहीं जी सकती। पता नहीं मेरी बच्ची किस हाल में होगी, कहाँ होगी। भगवान के लिए कहीं से भी मेरी बच्ची ढूंढ कर ला दो। हिम्मत रखो अनुराधा, हमारी बेटी जल्दी ही मिल जाएगी। भगवान हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं कर सकते। इधर दूसरी तरफ तन्वी अपने मम्मी पापा को ना पाकर बहुत रोती है। आंटी, इतनी देर हो गई और मेरे मम्मी पापा अभी तक नहीं आए। आपने तो कहा था कि वो अभी आ रहे हैं। मुझे मेरे मम्मी पापा के पास जाना है, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। आंटी, मम्मी, पापा, आप लोग कहाँ हो? ये कहते हुए तन्वी फूट फूट कर रोने लगती है। तन्वी को रोता देख फुलवा गुस्से से लाल हो गई और गुस्से से बोली, जब से आई है चिल्ला चिल्ला कर मेरा सर खा रखी है। सुन लड़की, बहुत हुआ तेरा रोना धोना, अब अपना ये रोना धोना बंद कर, वरना मार मार कर तेरा मुंह लाल कर दूंगी, समझी? और एक बात कान खोलकर सुन ले, तू अब से हमारे साथ यही रहेगी और कल से हमारे लिए भीख मांगने जाया करेगी और घर का सारा काम भी तू ही करेगी, समझी? मैं तुम्हें ऐसे ही उठाकर यहाँ नहीं लेकर आई हूँ। अब उठ और जाकर काम कर। ऐसे ही कई साल बीत गए। तन्वी अब बड़ी हो चुकी थी। उसके पास अपनी माँ की सिर्फ एकमात्र निशानी कंगन थी, जिसे वो हमेशा अपने पास रखती थी। तन्वी को मजबूरी में फुलवा का अत्याचार सहना पड़ रहा था, क्योंकि अगर तन्वी फुलवा का कहना नहीं मानती तो फुलवा उसे बहुत मारती थी। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी फुलवा को तन्वी पर जरा भी दया नहीं आती थी। ऐसे ही एक दिन, क्यों रे तन्वी की बच्ची, आज भीख मांगकर इतने कम पैसे क्यों लाई है? लगता है आजकल काम करने में तेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा। नहीं नहीं आंटी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि कल के मुकाबले तो आज मुझे भीख में ज्यादा पैसे मिले हैं। मुझसे ज्यादा जुबान मत लगा, समझी? वरना मार मार कर तेरा वो हाल करूंगी कि तू अपने आप को पहचान भी नहीं पाएगी। अब मेरी बात को कान खोलकर सुन, अगर कल से तू भीख में ज्यादा पैसे मांग कर नहीं लाई तो मैं तुम्हारी अच्छे से मरम्मत करूंगी। अब जा और जल्दी से मेरे लिए खाना बना कर ला, बहुत जोरों की भूख लगी है मुझे। तन्वी दुखी मन से रसोई में जाकर खाना बनाने लगी। खाना बन जाने के बाद थकी हारी तन्वी दुष्ट फुलवा को खाना देती है, फिर बचा हुआ खाना खुद खाकर जमीन पर ही लेट जाती है। अगली सुबह फिर से तन्वी रोज की तरह ही सड़क किनारे भीख मांगने जा पहुंची और रोते हुए लोगों से कहने लगी, भगवान के नाम पर कुछ दे दो, मैंने कल रात से कुछ नहीं खाया है, मुझ गरीब पर रहम खाओ। बाबूजी, मुझे कुछ पैसे दे दो, भगवान आपका भला करेगा। ये कहते हुए तन्वी लोगों से भीख मांगने लगी। शाम होते होते तन्वी के पास बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो गए। उसके बाद वो उन सारे पैसों को लेकर घर लौट आई और उसके बाद उन सारे पैसों को फुलवा को देते हुए बोली, आंटी, आज तो आप खुश हो ना, आज मैं ज्यादा पैसे मांग कर लाई हूँ। हाँ, 2 पैसे ज्यादा लेकर क्या आ गई? तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं तेरी आरती उतारूंगी। अब चल जा, घर में पानी की एक बूंद भी नहीं है, झरने से पीने का पानी भर कर ले आ। और सुन, जल्दी आना, अगर जरा भी देरी हुई फिर तो तुझे पता है ना मैं तेरे साथ क्या क्या कर सकती हूँ। तन्वी दुखी मन से मटका लेकर झरने पर पानी भरने चली गई।
तन्वी जब झरने से पानी भरकर वापस घर आ रही थी कि तभी अचानक एक पत्थर से टकराकर तन्वी गिर गई और उसके सर पर रखा पानी का मटका जमीन पर गिरकर टूट गया। हे भगवान, मटका तो टूट गया, अब मैं क्या करूं? आंटी तो अब मुझे बहुत मारेगी, मैं क्या करूं? ये कहते हुए तन्वी रोने लगी। तभी वहाँ से एक परी गुजर रही थी। तन्वी को रोता देखकर परी को उस पर दया आ जाती है और वो उसके पास जाकर उससे रोने का कारण पूछती है। क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? क्या बात है? अब क्या बताऊं परी जी, मेरे पानी का मटका टूट गया, अब मैं पानी लेकर घर कैसे जाऊंगी? बस इतनी सी बात के लिए तुम रो रही हो? आपको नहीं पता, ये छोटी सी बात नहीं है। अगर मैं पानी लेकर समय से घर नहीं गई तो आंटी मुझे बहुत मारेगी और तो और वो मुझे खाना भी नहीं देगी। क्या मामूली सा मटका है तो टूटा है, वो तुम्हें इतनी सी बात के लिए भला क्यों मारेगी? क्योंकि मैं उनकी कोई नहीं लगती। मेरे माता पिता के खो जाने के बाद मैं उन्हीं के साथ रह रही हूँ। पता नहीं मेरे मम्मी पापा कहाँ होंगे और मैं अपने मम्मी पापा से फिर कभी मिल पाऊंगी भी या नहीं। ये कहते हुए तन्वी उस परी को अपनी सारी बातें बताती है। तन्वी की दुख भरी कहानी सुनकर परी को भी बहुत ही दुख होता है। तन्वी, तुम चिंता मत करो, तुम बहुत ही जल्दी अपने माता पिता से मिल पाओगी। इतना बोलकर उस परी ने हवा में अपनी जादुई छड़ी घुमाई और चमचमाता हुआ फ्रॉक प्रकट करते हुए बोली, तन्वी ये लो, ये एक जादुई फ्रॉक है। ये जादुई फ्रॉक तुम्हारी उस दुष्ट आंटी को ऐसा सबक सिखाएगी कि वो भविष्य में तुम जैसी किसी और मासूम के साथ ऐसा करने की सोचेगी भी नहीं। इतना ही नहीं, ये फ्रॉक तुम्हें अपने माता पिता से भी मिलवा देगा जो तुम्हारा वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। अब तुम जल्दी से इस फ्रॉक को पहन लो और अपने घर जाओ, फिर बस तुम इस फ्रॉक के जादू को देखना। इतना बोलकर वो परी वहाँ से गायब हो जाती है और तन्वी खुशी खुशी उस जादुई फ्रॉक को पहनकर घर लौट आती है। तन्वी को इतना सुंदर फ्रॉक में घर आता देख फुलवा गुस्से से बोलती है, क्यों रे कलमुही, तुम्हारे पास इतने सुंदर फ्रॉक कहाँ से आया? वैसे तू तो पानी भरने गई थी ना, पानी का मटका कहाँ है? आंटी, वो रास्ते में पानी का मटका टूट गया तो पानी किस में भरकर लाती, इसलिए वापस आ गई। क्या कहा तूने? मटका टूट गया? अरे तेरे बाप ने मटका लाकर दिया था जो मटका तोड़कर आ गई। मुझे सब पता है, तूने जानबूझकर मटका तोड़ा है ना। ठहर जा, मैं अभी तेरे अक्ल को ठिकाने लगाती हूँ। ये कहते हुए फुलवा ने कोने में रखा मोटा सा डंडा उठा लिया और जैसे ही वो तन्वी को मारने के लिए आगे बढ़ी, वो डंडा फूलों की माला में बदल गया। ये देखकर फुलवा घबराते हुए बोली, लगता है ये नास पीटे कहीं से जादू टोना सीख कर आई है, पर कोई बात नहीं, मैं तुझसे डरने वाली नहीं हूँ, तुझे तो मैं कल देखूंगी। ये कहते हुए फुलवा वहाँ से चली गई और अगली सुबह चिल्लाते हुए बोली, अरे ओ महारानी, कहाँ मर गई? सुबह हो गई है और महारानी अभी तक चद्दर ताने सो रही है। जल्दी उठ और फटाफट से घर का काम खत्म कर, उसके बाद तुझे भीख मांगने भी जाना है। आंटी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, मैं आज नहीं जा पाऊंगी। लगता है आजकल कुछ ज्यादा ही चर्बी चढ़ गई है तुझे, तू ऐसे नहीं मानेगी, तेरी अच्छे से मरम्मत करनी पड़ेगी। ये कहते हुए फुलवा जैसे ही तन्वी को मारने के लिए आगे बढ़ी, तभी जादुई फ्रॉक ने अपने जादू से फुलवा को हवा में उछालकर दूर फेंक दिया और जादुई फ्रॉक में से आवाज आई, तन्वी को हाथ लगाने की गलती भी मत करना, वरना तुम्हारे साथ इससे भी बुरा होगा। समझे दुष्ट औरत, तुमने तन्वी पर बहुत अत्याचार कर लिया, अब और नहीं। अब तो यहाँ खड़ी क्या कर रही है? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? तन्वी की तबीयत ठीक नहीं है, जाओ और जल्दी से तन्वी के लिए नाश्ता बनाकर लाओ। फुलवा डर से बिना कुछ बोले तन्वी के लिए नाश्ता बनाने रसोई में गई और उसने तन्वी के लिए गर्मा गर्म नाश्ता बनाया। इस तरह जादुई फ्रॉक ने अपने जादू से फुलवा को अच्छा सबक सिखाया, लेकिन तन्वी अभी भी उदास थी।
तन्वी को उदास देखकर जादुई फ्रॉक तन्वी से बोली, क्या बात है तन्वी, तुम इतनी उदास क्यों हो? मैं इतनी उदास इसलिए हूँ क्योंकि मुझे मेरे मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है। मैं उनके पास जाना चाहती हूँ। तन्वी, तुम्हें याद है परी ने तुमसे क्या कहा था कि तुम एक दिन अपने मम्मी पापा से जरूर मिलोगी। आज वो दिन आ गया है। अब चलो जल्दी से तैयार होकर मुझे पहन लो और फिर अपनी आंखें बंद करो। तन्वी जैसे ही जादुई फ्रॉक पहनकर अपनी आंखें बंद करती है तभी वो अपने घर में पहुंच जाती है, जहां दीवारों पर तन्वी के बचपन की तस्वीरें लगी थी और उसकी माँ तस्वीर के पास बैठकर रो रही थी। बेटी, कहाँ हो तुम बेटी? क्या तुम्हें अपनी माँ की याद नहीं आती? वापस आ जाओ बेटी, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। माँ, मैं आ गई हूँ माँ। तन्वी, मेरी बेटी कहाँ चली गई थी बेटी अपनी माँ को छोड़कर? अपनी माँ को छोड़कर भला कोई जाता है क्या? और फिर दोनों माँ बेटी एक दूसरे से लिपटकर खूब रोते हैं और फिर तन्वी अपने माँ और पिताजी से अपने साथ हुई सारी घटना के बारे में बताती है कि कैसे फुलवा नाम की भिखारन ने उसे अगवा कर उससे भीख मंगवाया। यह सुनकर तन्वी के माँ पिताजी को बहुत ही गुस्सा आता है कि उस औरत ने कैसे उनकी फूल सी बच्ची के साथ इतना अत्याचार किया। और फिर तन्वी के माँ पिताजी पुलिस को लेकर फुलवा के घर पहुंच जाते हैं। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इसे। इसी ने मेरी बेटी को अगवा किया और तो और मेरी मासूम सी बच्ची पर इतने अत्याचार किए। आप इसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइएगा ताकि आगे से कोई भी औरत किसी भी बच्चे के साथ बुरा न कर पाए। इस तरह फुलवा को उम्र कैद की सजा हो जाती है और तन्वी अपने माँ पिताजी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हो ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।